A very good morning to all of you. Today I'm going to start the third part of the balancing, and the name of topic is balancing of several masses rotating in the same plane. It's an important topic from your numerical point of view और एग्जामिनेशन में जरूर आता है। दो ही चीजें देखिए, एक बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस इन सेम प्लेन, या तो इस पे आएगा न्यूमेरिकल, या ये डेफिनेट है कि इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है उस पे आएगा न्यूमेरिकल, बट आएगा जरूर। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको पहले ये समझा दूं कि सेम प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार आप वो समझ जाएंगे तो इट विल बी मच इजियर। आपके सामने एक शैफ्ट दिख रही है, यू कैन इजीली सी द शैफ्ट। देयर आर टू मासेस, वन इज डिस्टर्बिंग मास एंड अनदर इज बैलेंसिंग मास। ये दोनों इस पे बंधे हुए हैं। शैफ्ट रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेंगे। इफ आई सी दी शैफ्ट फ्रॉम दिस साइड, अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं या फ्रंट साइड से देखूं, तो मुझे क्या दिखता है? एक लंबी सी शैफ्ट दिख रही है और इस पे क्या दिख रहा है? एक प्लेन दिख रहा है। उस प्लेन पे टू मासेस बंधे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसी शैफ्ट को इस तरफ से देखूं, तो what I will see, if I see this shaft from this side, this is a front view. If I'm seeing it from side view, so what will happen? I will see it will be seen like this point. The shaft will be in this point and the masses will be looking like this. ओके, तो इसका मतलब जो हम इसको लेफ्ट साइड से देखते हैं तो हमें एक पॉइंट दिखता है पूरा का पूरा शैफ्ट, ठीक है ना। और उस पॉइंट पे क्या दिख रहा है? ये दो मासेस लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्रंट से व्यू से देखेंगे तो ये दिखेगा कि सेम प्लेन है, ठीक। अब हो सकता है कि दो मासेस ना होने के बजाय यहाँ कई सारे मासेस हो, इसी पे एक, दो, तीन, चार, पांच। तो इसको बोलते हैं जैसे इसी पॉइंट पे, इसी प्लेन पे कई सारे मासेस अलग अलग डायरेक्शन में काम कर। So this is called several masses rotating in the same plane. हो सकता है यहाँ पे कुछ और होता तो वो डिफरेंट प्लेन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? कई सारे मासेस कहाँ पे काम कर रहे हैं? एक प्लेन पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने कई चीजें दे रखी हैं। इट्स क्वाइट बेटर कि हम एक न्यूमेरिकल ले लें और उस न्यूमेरिकल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मास इन सेम प्लेन, ठीक। एक बात और जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज और है। ये मान लीजिए शेफ्ट है, ठीक है। इस पे ये एक मास, दो मास, तीन मास, चार मास, ये चारों मास चल रहे हैं एक प्लेन पे, ठीक। ये शेफ्ट भी रोटेट हो रहा है। इसका मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शेफ्ट इज ओमेगा, सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दीज ऑल आर विल आल्सो ओमेगा। तो मुझे ये बताइए, अगर सारे की एंगुलर वेलोसिटी सेम है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं इस ओमेगा स्क्वायर को नेगलेक्ट मान सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये तो सारे मासेस के लिए सेम है। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम इंटू आर। तो याद रखिएगा, अब आने वाले समय में तब मैं ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? एम आर लिखूंगा। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ, फॉर्मूला सही है, बस मैंने क्या मान लिया है? मैंने मान लिया है फॉर shaft as well as masses omega is same, so centrifugal force is directly proportional to m into r। तो मैं मान लेता हूँ कि fc बराबर क्या है? m into r है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। जो आ जाइए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। Now you can see the numerical very easily. There are four masses. There are four masses, and these all masses are having their mass given over here. Four masses have their mass respectively. The corresponding radius of the masses are also given. Okay, and angle between the successive masses are given like this. ठीक है, successive masses means between m1 and m2, between m2 and m3, between m3 and m4 is given. Now you have to find out the position and magnitude of balancing mass required. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें करना क्या है। सारे मास सेम प्लेन में लग रहे हैं, ठीक। सारे मास सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। नाउ देयर आर फोर मासेस, और ये चारों के चारों क्या है? डिस्टर्बिंग मास कहे जाते हैं। ये चारों क्या है? डिस्टर्बिंग मास। तो हमें क्या करना है? इन चारों मासेस का एक रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास निकाल दें। कैसे? देखिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक मास ये काम कर रहा है, एक मास ये काम कर रहा है, ये काम। हम क्या करते हैं? इन चारों को हटा के एक रिजल्टेंट मास निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास निकाल लेते हैं। निकाल लिया। जैसे ही हमने रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए इन चारों को हटाया और एक रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास आ गया। अब इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस डिस्टर्बिंग मास, रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास, हम इसके इक्वल और अपोजिट में क्या लगा देंगे? बैलेंसिंग मास लगा देंगे ना। द सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दिस न्यूमेरिकल। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सामने आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट हैव विथ यू पटरी, पेंसिल एंड प्रकार।
कैसे होगा? आप सबसे पहले काम करिए, कितने मासेस दिख रहे हैं? 4 मासेस दिख रहे हैं ना। मैं मान ले रहा हूँ कि द फर्स्ट मास जो उसकी पोजीशन है वो है हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक। आई एम कंसीडरिंग दैट द फर्स्ट मास पोजीशन इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल है तो ये बताइए इसका एंगल कितना होगा? थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये मास की वैल्यू कितनी है? 200 kg है ये क्या है? m1 है, ओके। एंड द रेडियस ऑफ दिस m1 इज 0.2। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी लीजिए, उस कॉपी में एग्जैक्टली ऐसे ही बनाइए, ठीक। आपको ये लेंथ नहीं मेजर करनी है, बस आपको ये डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। सारा चीज आपको क्या मेजर करना है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे मेजर करनी है, याद रखिएगा। अब ये बताइए जो सेकेंड मास है m2 वो कितने एंगल पे है? वो सक्सेसिवली फर्स्ट मास से 45 डिग्री पे है। तो बस आपको यही याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, आप लेंथ मेजर नहीं करेंगे, मास आप मेजर करके नहीं लिखेंगे, वो आप ऐसे ही बना देंगे, बट द डायरेक्शन इज मैंडेटरी। डायरेक्शन ही आप सही बनाएंगे, तभी आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अब बताइए m2 की डायरेक्शन क्या है? m1 से 45। तो आप अपना सेट स्क्वायर लीजिए एंड मेजर द एंगल 45 फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक। यू हैव कंसिडर इट 45, दिस विल बी व्हाट? m2। एंड m2 की रेडियस और उसका मास ऑलरेडी दे रखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर पोजीशन ऑफ m3। देखिए m3 की पोजीशन क्या है? m3 की पोजीशन m2 से 75 डिग्री है। m2 से कितनी है? 75 डिग्री है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब सारी पोजीशन कहाँ से लेनी है? m1 से लेनी है। तो m2 से पहले आप 75 तो आप बना लीजिए। जब आप m2 से 75 बनाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? ये हो जाएगा m3, ठीक। ये एंगल 75 है, तो ये बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? हमको सारे एंगल का जो इनिशिएशन है, रेफरेंस है, वो यहीं से लेना है। ये एंगल मिल जाएगा m1 से 120 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना है। ऑल द एंगल ऑफ ऑल द मासेस विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम फर्स्ट वन, ओके। द फोर्थ मास को आप देखिए, m4 की वैल्यू क्या है? m4 जो है वो m3 से 135 पे है, m3 से भी 135 पे, m3 से 135 पे कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको हॉरिजेंटल से कंसीडर करें तो 120 तो m3 का है, और उसके बाद अगला कितना है? 135। व्हाट विल बी द टोटल एंगल फ्रॉम m1? इट विल बी 255 डिग्री, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं अपनी कॉपी में, सिर्फ एंगल को सही सही मेजर करिए। बाकी का ये रेडियस और इसको ऐसे ही आप अनडिफाइंड करके बना सकते हैं, बट आप ये डायरेक्शन की सही सही बनाइए, ठीक है ना। एंगल सही सही बनाइए, इतना आप बना लीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? आपको ऐसा एक डायग्राम बना लेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, ठीक। जब आप ये बना लेंगे, अब आपको अगली चीज क्या फाइंड आउट करनी है? फोर्सेस। ये m मास है, इस पे फोर्स कितना लगेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर की एम आर, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इट, ठीक। तो एम आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए पहली फोर्स है m1r1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 40 kg। दूसरी फोर्स है m2r2, उसकी वैल्यू हो जाएगी 45। अगेन वी आर गोइंग टू डाउनवर्ड्स। तीसरी फोर्स है m3r3, उसकी वैल्यू हो जाएगी 60। और चौथी फोर्स है m4r4, उसकी वैल्यू हो जाएगी 78 आती है। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब बात आता है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। आई विल रिकमेंड यू कि जब कभी सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन आए तो यू जस्ट सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, बिकॉज इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। अब आप बस एक काम करिए, ये जो सारे मासेस हैं इनको रिजॉल्व कर लीजिए, एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में। व्हेन यू रिजॉल्व दीज ऑल मासेस इन हॉरिजॉन्टल मासेस, व्हाट विल बी द वैल्यू? ये जो पहला वाला फोर्स है वो क्या है? m1r1। इसका एंगल क्या है? 0। तो देखिए m1r1 cos थीटा 1, m2r2 cos थीटा 2, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में ये हो जाएगा m3r cos थीटा 4। एंड वाई यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 0। याद रखिएगा सारी वैल्यू एंगल की कहाँ से लेगी? ये रेफरेंस हमने मान रखा है, तो सारी वैल्यू यहीं से काउंटेड आउट होगी। तो आप क्या कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। ये हो गई हॉरिजॉन्टल पे रिजल्टेंट फोर्स। अब आप ऐसे ही क्या कर लीजिए, वर्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिग्मा वी बराबर m1r1 sin थीटा 1। इस तरीके से यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वी। अब आप बताइए रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, और वो क्या तरीका है आप देख लीजिए। रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना। रिजल्टेंट वैल्यू ये आ गई। ये क्या है? ये रिजल्टेंट कौन सा मास है? अनबैलेंस या फिर डिस्टर्बिंग मास। इसका मतलब ये चारों मास को हटाइए और उसी जगह क्या लगा दीजिए? रिजल्टेंट लगा दीजिए, तो एक ही बात हो जाएगी,
ठीक। अब इसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक। उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा डैश बराबर सिग्मा v अपॉन सिग्मा h, एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ दिस फाइनल डिस्टर्बिंग। ये फाइंड आउट कर लिया कि कैसे इसके मास की वैल्यू है। अब देख लीजिए ये जो डिस्टर्बिंग मास की उसकी पोजीशन क्या है, 21 डिग्री, 21 डिग्री है, 21.48 डिग्री। तो आप इसको क्या करिए, रेफरेंस से 21 माप के एक ये बना लीजिए और इसका मास दे दीजिए m, ठीक है ना। ये क्या है, डिस्टर्बिंग मास, रिजल्टेंट डिस्टर्बिंग मास है m। इसकी रेडियस आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दे रखी है 0.2, ठीक है ना। अब बस आप एक काम करिए, ये चारों को हटा के हमने क्या बना दिया है, एक डिस्टर्बिंग मास बना दिया। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँ, इसके इक्वल और अपोजिट में इतना ही फोर्स लगा दूं। पहले तो आपने इसका मास निकाल लिया, ठीक। अब इसके इक्वल और अपोजिट में उतना ही फोर्स में लगा दूं, m इंटू आर इसकी वैल्यू होती है, m इंटू आर के इक्वल और अपोजिट में इधर भी लगा दूं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टिंग बैलेंसिंग मास। कैसे, अब उसकी पोजीशन कैसे मिलेगी ये बताइए। इसकी पोजीशन ऐसे मिलेगी, ये अगर 21 डिग्री है तो इसकी पोजीशन कैसे मिलेगी, 21 प्लस 180 आप कर दीजिए, तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 180 क्या हो जाएगा, ये बताइए। बैलेंसिंग मास का कितना है, 2201.48 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और उसकी बैलेंसिंग मास की वैल्यू कैसे आपने मिली आपको, एम आर इक्वल टू 23.2 आया था, ये रिजल्टिंग मास, रिजल्टिंग डिस्टर्बिंग मास। अब उससे आपने क्या कर लिया, आर की वैल्यू दे रखी है, आपने वहां से मास की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसकी वैल्यू हो गई 116 केजी, ठीक। ये थीटा जो दिया था उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगा दिया, ठीक है ना। ये हो गया, आप देख लीजिए ये आ गया। इसी को दूसरा मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड, कि उस ग्राफिकल मेथड को हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे क्या, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मास रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। तो आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, एक बार आप उसको समझ जाएंगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दी दिस टाइप, ठीक, ओके।